हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब तक हमने किस किस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फिर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी क्लोज सरफेस में से। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, क्रॉस करती है। मान लेते हैं ये क्या है, क्लोज सरफेस है। ये क्या है, क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज सरफेस ड्रा किया और उसमें से क्या पास की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया। क्या पास किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की है। तो किसी क्लोज सरफेस में से मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कि जो एरिया होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस द क्लोज सरफेस एरिया, क्रॉसेस द क्लोज सरफेस एरिया। कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सभी। और किससे पास करती है, किसी क्लोज सरफेस से कितनी पास करती है, उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या ड्रा किया हमने, ये क्लोज सरफेस ड्रा किया और क्लोज सरफेस में से टोटल या मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, क्रॉस होंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। उसके बाद कि जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया को वेक्टर ट्रीट करने के लिए, एरिया को वेक्टर ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते हैं, एन वेक्टर। मान लेते हैं कि जो हमें यहाँ पे किसके बारे में स्टडी करना है, कि जो एरिया को वेक्टर ट्रीट करना है, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना है। और एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सरफेस पे क्या करते हैं, सरफेस के नॉर्मल, जैसे मान लो ये सरफेस है, उसके नॉर्मल हम क्या ड्रा करते हैं, यूनिट वेक्टर ड्रा करते हैं। और उस यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एन। एन यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर। और मान लेते हैं कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर या एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। यहाँ पर एंगल क्या कितना मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, कि हमने क्या किया, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने के लिए, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया, एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा किया आउटवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा नॉर्मल वेक्टर की दो डायरेक्शन हो सकती है, सरफेस की तरफ और सरफेस से आउटवर्ड। लेकिन हमें यहाँ पर कन्वेंशनली जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो क्या लेनी है, सरफेस से आउटवर्ड लेनी है। अगर मान लो हम यहाँ पे एरिया, हम किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, एरिया वेक्टर के, कि एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना है और उसके लिए हमें क्या ड्रा करना है, नॉर्मल वेक्टर ड्रा करना है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास जो पूरा ये क्लोज एरिया है, ये पूरा क्लोज एरिया किससे बना हुआ है, छोटे छोटे एन एलिमेंट्स से बना हुआ। एरिया के छोटे छोटे इसमें एन एलिमेंट्स हैं, एरिया के क्या छोटे छोटे एन एलिमेंट्स, इसमें से ये पूरा एरिया किससे बना हुआ है, एरिया के अगर हम छोटे छोटे पार्ट कर दें, यहाँ पर कितने एन एलिमेंट्स कर दें, तो अगर हम एक थोड़ा सा सरफेस एरिया लेते हैं, एरिया का क्या लेते हैं, थोड़ा सा सरफेस एरिया मान लेते हैं, यहाँ पर डी एस है, इसको वेक्टर ट्रीट करना है। तो क्या करेंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल वेक्टर की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर ट्रीट करेंगे इसको। ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा
एस इज इक्वल टू एन डेल्टा एस। तो ये भी क्या है, एरिया वेक्टर। तो हमने क्या किया, एरिया वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या, किससे मल्टीप्लाई किया, इसको नॉर्मल वेक्टर से, और उसके लिए हमने क्या किया, एक नॉर्मल वेक्टर को सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पर। तो ये क्या था, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर हमने क्यों ड्रा किया, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने के लिए हमने उस पर नॉर्मल वेक्टर ड्रा किया है। एंगल हम यहाँ पर ई और एन के बीच का ले सकते हैं, ई और एन के बीच का, या ई डी एस के बीच का। डी हमें स्मॉल एरिया क्या है यहाँ पर, डी एस या डेल्टा एस। तो एंगल किस किस के बीच का ले सकते हैं, ई या डी एस के बीच का, ई या एन के बीच का। तो यहाँ पर जो एंगल है ई और एन के बीच का एंगल यहाँ पर कितना, थीटा है, या डी एस के बीच में मान सकते हैं कि थोड़े से रेंज एंगल कितना, थीटा है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई होता है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने ई लिखा और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुकी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ चुकी है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस में है, क्लोज सरफेस में। तो क्लोज सरफेस के लिए हमने यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया इंटीग्रेशन पे। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या थी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। उसके लिए हमने क्या किया, ई लगा दिया। ई यहाँ पर क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन टोटल के लिए क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन आ गया जो हमें क्या देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में, क्लोज सरफेस में। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा कर दिया, क्लोज सरफेस ड्रा कर दिया इंटीग्रेशन पर। अब किस में से पास कर रहे हैं, सरफेस में से पास कर रही है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एडीएस। तो डीएस स्मॉल एरिया, टोटल एरिया। अगर इंटीग्रेशन करेंगे डीएस का तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल एरिया आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम खोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। और स्केलर में क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है। स्केलर में क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट। अगर हम इसको खोल के लिखे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। ये भी क्या आ चुका है, फ्लक्स का फॉर्मूला आ चुका है, ई डी एस कोस थीटा। और साथ में इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम डी एस का इंटीग्रेशन कर दें, किसका इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टोटल ds का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने से a हो जाएगा। तो इसको हम ई ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। साथ में n यहाँ पे हमें क्या, नॉर्मल वेक्टर ड्रा किया था, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है। हम साथ में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ n कि जो एंगल बनेगा चाहे तो ई एन के बीच में ले सकते हैं या ई और डी एस के बीच में ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ चुका है कि ई डी एस या ए डी एस कोस थीटा या ई ए कोस थीटा ले सकते हैं, या ई ए कोस थीटा एन लगा सकते हैं साथ में। तो ये क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए डी एस कोस थीटा। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो क्या होता है, ए डी एस कोस थीटा होता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। यहाँ पर हम इसके केस कर सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। केस फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर कि केस फर्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना यहाँ पे है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा हमने कितना ले लिया, यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया। अब थीटा 90 डिग्री लिया है जो हमने, मान लेते हम यहाँ पे सरफेस ड्रा करते हैं। ये हमने यहाँ पे सरफेस ड्रा किया, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में से क्या पास करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती थी। ये हमने ड्रा कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हमने क्या पास की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की यहाँ से, किससे, क्लोज सरफेस से। अब ये क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका एंगल हम एरिया के साथ भी बता सकते हैं और नॉर्मल के साथ ही बता सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो सरफेस एरिया के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि क्या है, सरफेस एरिया के पैरेलल में है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बताया है 90 डिग्री, वो किसके बीच का, अगर हम सरफेस मान लो हमारे पास ये सरफेस है, हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या, क्लोज सरफेस है। ये क्लोज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है इस तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करते हैं तो सरफेस के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे सरफेस के तो पैरेलल है, लेकिन ये जो सरफेस के पैरेलल है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर ड्रा करता हूँ वैसे, ये मैंने क्या ड्रा कर दिया, नॉर्मल वेक्टर ड्रा कर दिया सरफेस के ऊपर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो क्लोज सरफेस के पैरेलल होंगी, जो क्लोज सरफेस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ पे सरफेस पे क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल होंगी वे नॉर्मल के साथ क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम दो चीज़ें ले सकते हैं, या तो एंगल ले लो कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ नॉर्मल का एंगल है 90 डिग्री। अगर नॉर्मल के साथ इसका 90 डिग्री एंगल है तो सरफेस के साथ इसका एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 0 डिग्री है। तो दोनों में से कोई भी एक केस ले सकते हैं कि नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो बनेगा 90 डिग्री, और सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा, सरफेस के क्या है, सरफेस के पैरेलल ड्रा की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सरफेस के पैरेलल ड्रा की है, तो उसके साथ कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। पे हमने जो लिया कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा किसके बीच का है, एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल वेक्टर के बीच का, ई एंड नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो इसके लिए हम जो नॉर्मल ड्रा करते हैं, सरफेस ऐसे है, सरफेस अगर ऐसे तो उसके नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा नॉर्मल ड्रा। तो हमने इसके नॉर्मल यहाँ पे ड्रा किया ये, तो एन यहाँ पे क्या नॉर्मल है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना था, कोस 90 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कोस 90 अगर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, मतलब मिनिमम फ्लक्स। कि यहाँ पे जो फ्लक्स आया है वो फ्लक्स क्या है, यहाँ पे मिनिमम आया, फ्लक्स यहाँ पे क्या है, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है इसकी, 0। इसके बाद है केस सेकंड। केस सेकंड क्या है यहाँ पर, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, किसके बीच में एंगल है ये, ई और एन के बीच में, कि एंगल बिटवीन ई एंड एन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल वेक्टर। अब की बार मान लेते हैं कि जो हमने क्लोज सरफेस लिया था, पहले क्लोज सरफेस ऐसे था, अब की बार हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो 0 डिग्री लेना है किसके बीच का, एन के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम क्या करते हैं, अब की बार मान लेते हैं ये ऐसे है, कि अब की बार कैसे, ऐसे है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में से क्या पास करे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रही है, इस तरफ, और एन भी किस तरफ होगा, एन भी इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ है, इस तरफ, जो किस में से पास करे, क्लोज सरफेस में से, और एन भी किस तरफ है, एन भी इसी तरफ है। तो ई और एन के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर ई एन के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, ई ए बचेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, ये मैक्सिमम फ्लक्स आ चुका है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब 0 डिग्री एंगल होगा, किसके बीच का, ई और नॉर्मल वेक्टर के बीच का। और मिनिमम फ्लक्स कब आएगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा, किसके बीच का, ई और एन के बीच का। तो ये क्या था, कंप्लीट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसके बाद है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था क्या था, ईडीएस था। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ईडीएस कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ईडीएस कोस थीटा था। तो यहाँ पे जो यूनिट लिखेंगे हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट के लिए सबसे पहले मैं ये किससे बना हुआ फॉर्मूला, ई से और डी एस से। तो ई क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी F/Q। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी, न्यूटन पर कुलाम। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, चार्ज को मेजर करते हैं कुलाम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट बनेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट बनेगी न्यूटन पर कुलाम।
और साथ में क्या एरिया है, एरिया को किस में मेजर करते थे, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट बनेगी, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम को ऊपर लेके जाएंगे पर कूलाम। तो यहाँ पे यूनिट आ चुकी है, किसकी यूनिट आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ चुकी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पर अब हम क्या फाइंड करेंगे, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फाई, कि फाई का डायमेंशन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहा यहाँ पर, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन किसकी यूनिट थी, फोर्स की यूनिट थी। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MLT माइनस टू अपॉन में क्या है, चार्ज है, और चार्ज को किस में मेजर करते हैं, AT में, चार्ज को मेजर करते हैं AT में। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, MLT माइनस टू आया है, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना, AT, क्योंकि करंट का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम, करंट का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में, टाइम को मापते हैं टी में। तो यहाँ पे करंट का एम्पियर, करंट का डायमेंशन A हो जाएगा और टी का डायमेंशन T हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या थी, न्यूटन पर कूलाम थी, मतलब F/Q थी यहाँ पर। तो फोर्स का डायमेंशन पुट किया MLT माइनस टू, चार्ज का डायमेंशन पुट किया AT कहाँ से आया, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज हो जाए करंट इनटू टाइम, करंट का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन T, इनटू में ds क्या था, एरिया था, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L²। तो यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m एक बार है, L² इंटू L³, t यहाँ पे -2 है, t को ऊपर लेके जाएंगे कितना आ जाएगा, t की पावर -3 और a की पावर -1। तो ये क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है, ML³ t-3 a-1। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।